अभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जो भी जरूरी तत्व हैं, जैसे कि पानी या दूसरे पोषक तत्व, वो कभी खत्म क्यों नहीं होते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ग्रह एक कमाल की रीसाइक्लिंग मशीन की तरह काम करता है, जो लगातार जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमारे लिए बार बार इस्तेमाल के लायक बनाता रहता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये शानदार रिसाइकलिंग सिस्टम काम कैसे करता है? पृथ्वी इन जीवन देने वाले तत्वों को हमारे लिए हमेशा उपलब्ध कैसे रख पाती है? चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है जैव भू रासायनिक चक्रों में। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये वो कुदरती रास्ते हैं जिनसे पोषक तत्व पर्यावरण यानी कि मिट्टी, पानी, हवा और हम जैसे जीवित प्राणियों के बीच लगातार घूमते रहते हैं। यही हमारे ग्रह का पूरा रीसाइक्लिंग सिस्टम है। तो चलिए इन चक्रों को जरा और करीब से देखते हैं। ये सभी एक जैसे नहीं होते। इन्हें मोटे तौर पर दो तरह से बांटा जा सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन तत्वों का जो मेन सोर्स है या भंडार है वो कहाँ है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है गैसीय चक्र, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। इनका भंडार हमारे वायुमंडल या महासागरों में है और ये बहुत तेजी से घूमते हैं। और दूसरी तरफ है अवसादी चक्र, जैसे कि फॉस्फोरस। ये पृथ्वी की चट्टानों में जमा होते हैं और इनकी रफ्तार काफी धीमी होती है। तो आइए अपनी बात एक ऐसे चक्र से शुरू करते हैं जिसे हम सब बचपन से ही जानते हैं, जल चक्र। इसे समझना सबसे आसान है, पर यह हमें इन कुदरती सिस्टम्स की ताकत का बहुत अच्छे से एहसास कराता है। इस चक्र को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पानी है कहाँ। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, पृथ्वी का लगभग 96.5% पानी तो महासागरों में है, जो कि खारा है। मीठे पानी का हिस्सा बहुत ही छोटा है। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का सिर्फ 2.5% ही मीठा पानी है, और उसमें से भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में या जमीन के बहुत नीचे जमा है। मतलब आसानी से मिलने वाला मीठा पानी कितना कीमती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये इतना कीमती पानी हमारे बीच घूमता कैसे है? जवाब है इस खूबसूरत जल चक्र के जरिए। ये एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है जिसका कोई शुरू या अंत नहीं है। पानी बस लगातार अपनी शक्ल और जगह बदलता रहता है। इस कमाल की यात्रा के 4 मुख्य पड़ाव हैं। सब कुछ सूरज की गर्मी से शुरू होता है, जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इसे कहते हैं वाष्पीकरण। ऊपर जाकर यही भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है। ये है संघनन। और जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में पानी वापस धरती पर आ जाता है, जिसे वर्षण कहते हैं। आखिर में ये पानी या तो नदियों में बह जाता है या जमीन में समा जाता है, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। चलिए अब अगले चक्र पर चलते हैं, और ये किसी पहेली से कम नहीं है। ये है नाइट्रोजन चक्र, जो जीवन के लिए पानी जितना ही जरूरी है, पर इसके साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास जुड़ा है। जरा सोचिए, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें से 78% सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस है। ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। तो लगता तो यही है कि ये हमें आसानी से मिलनी चाहिए, है ना? पर असली पहेली तो यही है। हवा में इतनी ज्यादा होने के बावजूद ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर इस नाइट्रोजन को सीधे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा है जैसे खजाना एक बंद तिजोरी में रखा हो। और ये कोई मामूली तत्व भी नहीं है। नाइट्रोजन हमारे डीएनए, प्रोटीन, मतलब जीवन के हर बिल्डिंग ब्लॉक का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि अगर हम इसे सीधे हवा से नहीं ले सकते, तो आखिर ये हमें मिलता कैसे है? इस पहेली का हल छिपा है सूक्ष्म जीवों में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ये छोटे छोटे जीव ही नाइट्रोजन चक्र के असली नायक हैं, जो उस बंद तिजोरी को खोलते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स में होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ये नन्हे नायक उस बंद तिजोरी को खोलकर नाइट्रोजन को जीवन के लिए कैसे तैयार करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका मतलब है हवा की बेकार नाइट्रोजन गैस को काम में आने वाले रूप जैसे अमोनिया में बदलना। ये काम 3 तरह से होता है, या तो आसमान में बिजली चमकने से, या इंडस्ट्री में, और सबसे ज्यादा कुछ खास तरह के बैक्टीरिया से, जैसे राइजोबियम। एक बार नाइट्रोजन फिक्स हो जाए तो अगला कदम आता है नाइट्रीकरण का।
इस प्रोसेस में कुछ दूसरे बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट वो फॉर्म है जिसे पौधे अपनी जड़ों से आसानी से सोख सकते हैं। ये एक तरह की केमिकल असेंबली लाइन जैसा है। पहले नाइट्रोसोमोनास जैसे बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्राइट में बदलते हैं। फिर नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो पौधों के लिए एक तरह से सुपरफूड का काम करता है। अब जब नाइट्रेट तैयार हो जाता है तो पौधे उसे सोख लेते हैं। इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर जब ये पौधे और इनको खाने वाले जानवर मर जाते हैं तो डीकंपोजर यानी अपघटक उनके शरीर से नाइट्रोजन को वापस अमोनिया बनाकर मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहा जाता है। और आखिर में इस चक्र को पूरा करने के लिए आता है विनाइट्रीकरण। इसमें स्यूडोमोनास जैसे कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद एक्स्ट्रा नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और ये गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। इससे सिस्टम में एक संतुलन बना रहता है। तो ये टेबल हमारे सारे माइक्रोस्कोपिक हीरोज का एक क्विक रिकैप है। एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रिफिकेशन करते हैं और स्यूडोमोनास चक्र को पूरा करते हैं। ये जीव असल में हमारे ग्रह के वो अदृश्य इंजीनियर हैं जिनके बिना जीवन मुमकिन नहीं। तो पानी और नाइट्रोजन की ये जो इतनी लंबी चौड़ी यात्राएं हैं, आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखती हैं? इसका महत्व हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये जो अदृश्य चक्र हैं, ये सिर्फ कुछ वैज्ञानिक प्रक्रियाएं नहीं हैं। ये जीवन का अदृश्य इंजन है। यही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि जीवन के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स कभी खत्म न हो और हमारा ग्रह हमेशा जिंदा रहे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। जब हम इन चक्रों को समझ जाते हैं तो ये सोचना भी जरूरी है कि हमारी अपनी गतिविधियां, जैसे खेती में अंधाधुंध फर्टिलाइजर का इस्तेमाल या फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण, इन नाजुक और जरूरी सिस्टम्स पर आखिर क्या असर डाल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।